हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी राह कितनी भी भयानक और पथरीला क्यों ना हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। और सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम उस महान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे स्वतंत्रता दिवस के यानी जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिस योगदान को आज हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। आगे हम इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको डिस्कशन करेंगे। और इन महान व्यक्ति के जन्म दिवस को 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। देखिए, आप सभी को पराक्रम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह दोस्तों कभी भी अपने आप को पराजित नहीं किए, यानी पराक्रम कभी नहीं हुए, इसलिए इनके जन्म दिवस को यह इनका एक ऐसा व्यक्तित्व था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान को जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम इस शुरू करते हैं। शुरुआत है हमारा सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और इनका जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। जब इनकी जन्म दिवस 125वीं था तब इनके पिता जानकी नाथ बोस थे। कौन थे? जानकी नाथ बोस, जो प्रसिद्ध दोस्तों वकील थे। ठीक है, वह वकील थे और अंग्रेजी सरकार के समर्थक थे। इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी। इनकी माता प्रभावती देवी थी। ठीक है, प्रभावती देवी जिसे ये बहुत क्या थे, जुड़े थे। पत्नी एमिनी सेकल थी। ठीक है, और ये 14 भाई बहन थी, जिसमें से ये 9वां संतान थे और 5वां बेटा थे। ठीक है, देखिए, और इनके ये महत्वपूर्ण है इनके गुरु। देखिए, इनके गुरु 2 थे, एक तो राजनीतिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। इसके बारे में हम पिछले भी देखे थे स्वामी विवेकानंद वाले वीडियो को। देखिए, देश बंधु चित्तरंजन दास दोस्तों इनके राजनीतिक गुरु इनको माना था। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु माना था और अरविंद घोष का भी इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। देखिए, जब ओडिशा में इनका जन्म हुआ तो उस समय ओडिशा, बंगाल, बिहार एक ही प्रांत में थे और यह इनका जो शुरुआती पढ़ाई था प्रोटेस्टेंट स्कूल में शिक्षा प्राइमरी स्तर पर प्राप्त की। देखिए, प्रेसिडेंसी कॉलेज में जिसमें इन्होंने फिलॉसफी से स्नातक कर रहे थे, तो इसमें क्या हुआ कि दोस्तों से मतभेद के कारण ये देखिए शुरुआत से ही क्या थे, उग्र यानी अग्र विचार के थे। ये इनका जो था ना, ये गर्म एक नहीं होता है कि गर्म विचार के आदमी होना, इसी समय इनको किसी पर सहन नहीं होता था। ठीक है, जो गलत है वह गलत है और उसका निर्णय यह बहुत जल्दबाजी में लेते थे, जल्दी किसी चीज को निपटाना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ कि मतभेद के कारण इनको 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इसी निष्कासन के बाद इनको शुरुआत से ही इच्छा था कि सेना में भर्ती हुए, लेकिन 49वीं इन्फेंट्री बंगाल रेजिमेंट में इनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन आँख के प्रॉब्लम के कारण इनका अंतिम चयन नहीं हो सका। फिर इनके पिताजी चाहते थे कि ये मेरे बेटा ICS करे, यानी उस समय भी विश्व भारत का सबसे बड़ा नौकरी होता था ICS। आज भी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सबसे ज़्यादा क्या होता है IAS, उसी तरह। तो देखिए, जब यह BA 1919 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे, सेकेंड टॉपर थे। ठीक है, तब ये पिता की इच्छा के लिए यूरोप गए और वहाँ पे इन्होंने ICS की परीक्षा प्राप्त चयन होकर ज्वाइन कर लिए, लेकिन इनके इच्छा नहीं थी, कभी भी इनका अंदर से इच्छा नहीं था। देखिए, इस समय देश में क्या हो चुका था, असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था और असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि आप सभी विदेशी कपड़ों, सरकारी नौकरी, ये सबको क्या करें, त्याग करें। तो इसी से प्रभावित होकर इन्होंने अपने भाई शरद कुमार यानी शरद चंद्र बोस को एक पत्र लिखा और माता प्रभावती देवी से क्या किया, इन्होंने इजाज़त मांगा कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। इनकी अनुमति लेकर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उस समय जो थे दोस्तों वह ICS मोंटेगू थे, यानी भारत सचिव उस समय मोंटेगू थे। ठीक है, इनको त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद भारत आए तो उनका मुलाकात हुआ चित्तरंजन दास से। चित्तरंजन दास
रविन्द्रनाथ टैगोर से मुलाकात के बाद महात्मा गांधी से मिलने को कहा गया। महात्मा गांधी से 20 जुलाई 1921 को मुलाकात हुई। अब देखिए शुरुआत होती है इनकी राजनीतिक पहलू। राजनीतिक पहलू इनका क्या था, यानी राजनीतिक में किस प्रकार इनका योगदान था। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन से जुड़े। क्या हुआ कि अचानक 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड हो गया और 13 फरवरी को महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिया। तो इन्होंने कहा कि देखिए जब कोई व्यक्ति ICS का परीक्षा छोड़कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दे रहा है और अचानक जिसमें वो सम्मिलित होता है वो बंद हो जाए तो वो क्या सोचता होगा। तो इन्होंने कहा कि जब जनता का उत्साह 7वें आसमान पर था तब आंदोलनों को बंद नहीं करना चाहिए, यह एक राष्ट्रीय संकट है। यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगन को राष्ट्रीय संकट का दर्जा दिया। याद रखिएगा। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि इनका उपनाम क्या क्या था। इनका उपनाम था दोस्तों देश नायक। पहला था देश नायक जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था 1938 ईस्वी में जब एक कांग्रेस की अध्यक्षता संभालेंगे तब। नेताजी ने इनको एडोल्फ हिटलर की उपाधि दिया था। भले एडोल्फ हिटलर की उपाधि नेताजी इनको मिला था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने दोस्तों इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा। देखिए कहा जाता है कि इन दोनों के मतभेद था, लेकिन मतभेद नहीं था, हालांकि इन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, ठीक है। देखिए 1935 ईस्वी में इनके एक बुक आया भारतीय संघर्ष जिसको इंडियन स्ट्रगल कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है इंडियन स्ट्रगल यानी अपने भारत की स्वतंत्रता में स्ट्रगल किस प्रकार किए हैं इसको इसमें बताए हैं। देखिए 1923 ईस्वी में इनको युवकों के लिए इंडिपेंडेंट लीग स्टार्ट करने के लिए कहा गया और इसका अध्यक्ष बने, ठीक है। 1925 ईस्वी में फिर इनको गिरफ्तार करके मांडले जेल में रख दिया गया। इसी समय क्या हुआ कि CR दास जो इनके गुरु थे इनकी मृत्यु हो जाती है 1925 में, ठीक है। फिर 1927 में एक कांग्रेस के महासचिव बनते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों 1927 इसमें साइमन कमीशन का गठन होता है। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 इसमें कांग्रेस का सम्मेलन होता है जहां कोलकाता में इसका आयोजन किया जाना था। तो कोलकाता इनका प्रांत होने के कारण मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने इनको सारे बागडोर संभाल दी, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू जी जब अध्यक्षता करने के लिए गए तो सुभाष चंद्र बोस सैनिक का वस्त्र धारण करके इनको सैल्यूट दिए। देखिए इन व्यक्ति के पास सैनिकों के लिए क्या सोच है, ठीक है। देखिए इस समय जब मोतीलाल नेहरू बने तो इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट बनाया, यानी नेहरू रिपोर्ट जी जब रिपोर्ट लाए तो इसको पेश किया और इसमें अध्यक्ष थे कौन, मोतीलाल नेहरू और सचिव जवाहरलाल नेहरू और इसमें 9 सदस्य थे दोस्तों, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, तेज बहादुर शास्त्री और भी थे। और देखिए इनकी पहलू यानी राजनीतिक पहलू 26 जनवरी 1931 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में खुले बगावत कर दी, यानी खुला विशाल मोर्चा करके झंडा फहरा दिया। फिर इनको क्या हुआ कि गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी समझौता कर कैदियों को तो रिहा करवा दिए, ठीक है, जितने भी कैदी गिरफ्तार हुए, परंतु भगत सिंह और अन्य साथियों को रिहा नहीं करवा पाए। देखिए भगत सिंह 23 मार्च 1931 इनकी जो भगत सिंह की दोस्तों हमारा भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे व्यक्ति जो युवा थे, ठीक है। और इस सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी के ये जो निर्णय लिया, यानी जब अंग्रेजों ने इनको रिहा नहीं कर पाए तो सुभाष चंद्र बोस जी इनसे क्या हो गए, नाराज हो गए कि आपको इनकी क्या करनी चाहिए, रिहा करवानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन इनको रिहा नहीं किया गया। 23 मार्च 1931 को हम लोग आज ही 23 तारीख आज है तो 23 मार्च 1931 को इन लोगों की फांसी हो गई। चलिए आगे देखिए, टोटल इनको 11 बार गिरफ्तार किया गया था। जब ये 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हुए तो कोलकाता के मेयर चुने गए। मेयर जब चुन लिया गया तब इनको रिहा कर दिया गया। फिर 1932 ईस्वी में फिर इनको गिरफ्तार करके अल्मोड़ा जेल में रख दिया गया। इसके बाद दोस्तों जब अल्मोड़ा जेल में थे तब यह रिहा होकर
1933 से 36 तक यूरोप चले गए। ठीक है, उसके बाद यहीं पे विट्ठल भाई पटेल से इनकी मुलाकात हुई। विट्ठल भाई पटेल जो सरदार भाई पटेल के बड़े भाई थे, इन्होंने क्या किया था कि सुभाष चंद्र बोस को अपनी सारी संपत्ति लिख दी। हालांकि बाद में यह क्या हुआ, विवादित हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने इससे पैसा सारी संपत्ति लेकर और महात्मा गांधी के इंडियन जो कि इंडियन लीग थे उसमें क्या किया, सारे योगदान पैसा दे दिए। ठीक है, देखिए यह सुभाष चंद्र बोस का कहा जाता है कि अपनी शादी ऑस्ट्रेलिया में शादी की 1934 में। इनकी बेटी अभी तक जिंदा है, अनीता बोस। अब देखिए कांग्रेस में योगदान, अब यहाँ से शुरुआत होता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 1938 ईस्वी में हरिपुरा में गुजरात में यह अध्यक्षता किए और इसके 91वां अधिवेशन था। ठीक है, और इन्होंने सैनिकों के प्रति एक प्रभावशाली भाषण दिया और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इसी अधिवेशन में हुआ था, जिसको हम 1938 ईस्वी में जो बाद में योजना आयोग बनता है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय स्वतंत्रता में देशी रजवाड़ों को पहली बार शामिल किया गया, कब, 1938 ईस्वी में। देखिए याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 1939 त्रिपुरी संकट, जिसको हम कहते हैं, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और यह क्या था, इसमें मतभेद दोनों आदमी क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी को महात्मा गांधी कांग्रेस पद नहीं देना चाहते, यानी अध्यक्षता नहीं करने दिया जाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत सारे लोगों का समर्थन था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़े नेताओं का, और महात्मा गांधी इसका समर्थक नहीं थे। तो क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी भी चुनाव में खड़े हुए, पट्टाभी सितारामैया महात्मा गांधी का प्रत्याशी हुए और यह 203 वोटों से हार गए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि यह हार मेरी हार है। याद रखिएगा, क्या कहा, यह हार मेरी हार है। तो क्या हुआ कि 14 सदस्यों में से 12 सदस्य तुरंत इस्तीफा दे दिए। फिर क्या हुआ कि इन लोगों का मतभेद जो हुआ था दोस्तों, कि यूरोप में उस समय क्या थी, अशांति चल रही थी। उस समय विश्व युद्ध की लहरें हो चुकी थी, यानी विश्व युद्ध। उससे पहले चीन के पास हमला हो गया था, यानी मतलब छोटे छोटे स्तर पर युद्ध हो रहा था। तो ये चाहते थे कि नहीं, अभी भी इसका लाभ उठाकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है, लेकिन महात्मा गांधी अहिंसात्मक तरीके से कार्य करना चाहते थे। ठीक है, देखिए ये कह रहे थे नेताजी कि जब दुश्मन का बुरा हाल हो, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत बुरा हाल हो जाएगा। देखिए जब दुश्मन का बुरा हाल हो तो इसके अवसर का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी कह रहे थे कि कभी भी दुश्मन जब हार रहा हो, विवश हो, तो उस पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। तो देखिए हमसे इसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट, और कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया बैठे थे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ कि विवश होकर 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि जब त्यागपत्र दे दिए सुभाष चंद्र बोस जी, तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अब आगे देखिए, अभी अपना कार्य अपने अलग तरीके से अपना कार्य शुरू किए। सबसे पहले क्या किया कि 3 मई 1939 ईस्वी को फरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। कब, 3 मई 1939 ईस्वी को, और 2 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इसमें जर्मनी ब्रिटेन को बुरी तरह से घेर लिया था। ठीक है, तो ये चाहते थे कि हम क्यों ना जर्मनी पहुंचे। ठीक है, जर्मनी से सहयोग मांगे, ब्रिटेन क्योंकि तो दुश्मन है हमारा। तो जापान, ब्रिटेन इस समय 2 राष्ट्र में बट गया था, एक तो धुरी, एक मित्र में ये 3 थे, और धुरी में जर्मनी, इटली, जापान थे दोस्तों। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपने भतीजे शिशिर बोस से मदद लेकर 1941 ईस्वी में यहाँ से निकल गए रातों रात, और मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से ये आगे बढ़े और आगे चल के दोस्तों पेशावर पहुँचे, जो कि हमारा आज पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र है। इधर पेशावर होते हुए काबुल गए, जो कि अफगानिस्तान में है, और काबुल के बाद दोस्तों यह मास्को रूस पहुंचे, यानी रूस की सेना में भर्ती हो गए। ठीक है, रूस की सेना में भर्ती होने के बाद यह जर्मनी पहुंचे। मेन तो इनका लक्ष्य था जर्मनी पहुंचना। ठीक है, और देखिए जर्मनी 3 अप्रैल 1941 ईस्वी को जर्मनी पहुंचे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और 29 मई 1942 ईस्वी को एडोल्फ हिटलर से इनकी मुलाकात हुई। कहा जाता था कि जब इनकी मुलाकात हुई एडोल्फ हिटलर से, तो एडोल्फ हिटलर के 3 क्या आए, वो हमरूपी आए, यानी 3 हमशक्ल आए, लेकिन इन्होंने तीनों से क्या किया कि
मुलाकात उठे नहीं, सभी ने उनको सैल्यूट किया, लेकिन जब असली एडोल्फ हिटलर आए तब इन्होंने उससे मुलाकात की। कहा उस समय एडोल्फ हिटलर बहुत ही इनसे क्या हुआ, प्रभावित हुआ। देखिए आगे क्या हुआ कि इससे पहले हमारा आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, मार्च 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज को, जिसकी मान्यता एडोल्फ हिटलर के द्वारा दे दिया गया था। ठीक है, और देखिए 42 ईस्वी में यह मिले मई में, तो 6 माह बाद इन्होंने द इंडियन सेंटर की स्थापना कहाँ किया, जर्मनी में किया। देखिए आगे क्या हुआ कि 3000 सैनिकों की यह मदद मांगी एडोल्फ हिटलर से। इन्होंने कहा कि आप जो ब्रिटेन से लोगों को गिरफ्तार किए वो हमें दे दें। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से युद्ध बंदियों को जो भर्ती किए थे, तो इन्होंने 10,000 सैनिकों को रोमेल के जो भारतीय, पहले तो भारतीय ही लोग थे, तो भारतीय लोगों को संगठित करके द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना की। याद रखिएगा, द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने द्वारा। ठीक है, जापान में रहने वाले रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना की, हमने देख चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि यह जापान तो पहुंच ही चुके थे, जापान हमारे पहुंच चुके थे, एशिया के पूर्वी क्षेत्र में है, तब जर्मनी पहुंच चुके थे। तो जर्मनी से, क्योंकि इसका सहयोगी कौन था, जापान, तो ये चाहते थे कि हम जापान पहुंचे। ठीक है, तो यह क्या किया कि पूर्वी एशिया की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो जो हमारे अफ्रीका के क्षेत्र यहाँ तक पहुंच ही चुके थे, तब मेडागास्कर पहुंचे जो कि हमारे हिंद महासागर में है, उसके बाद सिंगापुर पहुंचे, फिर जापान पहुंचे। और दोस्तों जापान में आने के बाद इनका मुख्य कार्य शुरू होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जापान में जैसे इन्होंने पहुंचा तो उस समय वहाँ पे क्या हो चुका था, जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना हो चुका था। उस समय क्या था कि कैप्टन मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी। ठीक है, कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कैप्टन मोहन सिंह किसके दिमाग की उपज आजाद हिंद फौज की स्थापना करना था, तो कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन ये यूपीपीसीएस में इसको कहा गया, दिया था आंसर कि नहीं, जापान के फ्यूजिवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को आजाद हिंद फौज को नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया, तब आजाद हिंद फौज के यह क्या किया, कमान संभाला। ठीक है, आगे हम इसे क्वेश्चन भी देख लेंगे दोस्तों। फिर आगे मार्च 1942 ईस्वी में मल अभियान को हारे ब्रिटिश सेनाओं को सम्मिलित किया गया। कहा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने जब इसकी संभाली तो उस समय 63,000 के लगभग में सेना इसमें शामिल हो चुके थे। ठीक है, और आगे देखिए जब पहला डिवीजन इसके स्थापित हुए 1 सितंबर 1942 ईस्वी को, तो 16,300 थे। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह प्रथम सेनापति हमने देख लिया। फिर आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस जी की क्या हो, शामिल हो गई। तो सुभाष चंद्र बोस जी को हमने तो देख लिया कि कैसे पहुंचे जापान, और जापान में आने के बाद दोस्तों 4 जुलाई 19, ये याद रखिएगा कि 4, पहले तो याद रखना आजाद हिंद फौज की स्थापना मार्च 1942। ठीक है, उसके बाद कब इनको कमान मिला, तब देखिए रास बिहारी बोस उस समय क्या हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, तो मतलब उनकी उम्र 65 से ऊपर हो चुकी थी। तो अपनी कमान सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया। कब, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। ठीक है, और यह सिंगापुर द्वीप पर मल्ल का अंग था। इस समय सिंगापुर जो द्वीप था यह मल्ल का अंग था। यहीं पे सिंगापुर और जापान के क्षेत्र में, यह सिंगापुर में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने 31 अक्टूबर को 1943 ईस्वी को अस्थायी सरकार, जिसको हम लोग कहते हैं आजाद हिंद सरकार। ठीक है दोस्तों, जिसको आजाद हिंद सरकार की गठन किया, जो अस्थायी सरकार था। ठीक है, इसमें इसका सपोर्ट मिल गया, इसका 9 देशों ने इनको सपोर्ट दे दिया दोस्तों, 9 देशों ने, जिसमें चीन, जापान था और फिर उसके बाद सिंगापुर था। इस सभी ने इनको अस्थायी सरकार की मान्यता दे दी। ठीक है, आगे क्या हुआ कि अब इनको तो क्या हुआ कि प्राप्त हो गया सबका सहयोग।
फिर सहयोग प्राप्त करने के बाद दोस्तों ये अब आगे बढ़ना शुरू किए। आगे बढ़ने के क्रम में इन्होंने 5 जुलाई को सैनिकों को आह्वान करते हुए कि मतलब प्यारे साथियों, अब हमें इन्होंने शुरुआत किया, जय हिंद दोस्तों, अब हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने, इन्होंने 3 नारा प्रसिद्ध है। एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी का ही है, ठीक है। और इन्होंने महिलाओं के लिए महिला रेजिमेंट, झांसी रेजिमेंट की स्थापना किया। देखिए जब यहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया, इसका इन लोगों का समर्थन प्राप्त करके, तो दोस्तों आगे जब बढ़े तो इनको जापान की सहायता से अंडमान निकोबार में पहुंचे, ठीक है। यानी जैसे आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो यहाँ है हमारा जापान, इधर हमारा इंडिया है दोस्तों, तो इधर जापान, इधर हमारा सिंगापुर, यहाँ है हमारा अंडमान निकोबार पहुंच गए। अंडमान निकोबार से दोस्तों यहाँ है हमारा म्यांमार, यहाँ रंगून पहुंचे। रंगून पहुंचने के बाद ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इन्होंने यहीं से राष्ट्रपिता का संबोधन किया और कहा कि राष्ट्रपिता जी, यहीं पे नाम दिया और कहा कि हम देश की स्वतंत्रता में अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं, इसके लिए हमें आशीर्वाद चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर तुम सफलता प्राप्त करते हो तो मैं सबसे पहले तुम्हारा पीठ थपथपाने आऊँगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद रंगून पहुँचे। रंगून से दोस्तों देखिए देख लेते हैं, अंडमान निकोबार का नाम रखा शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ठीक है। रंगून पहुंचने के बाद यह मणिपुर के इम्फाल पहुंचे, ठीक है। मणिपुर के इम्फाल पहुंचे। क्या हुआ कि इस समय कि जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा चुका था 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है, 45 में, और यह पहुंच चुके थे इम्फाल। और क्या हुआ था कि जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, तो जर्मनी की हार होने लगी और जर्मनी और जापान ने समर्थन इनका मिलना बंद हो गया। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कि जिसके बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं वही हमारा क्या हटने लगे तो हम तो कमजोर पड़ जाएंगे। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझा, आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के क्रम में 1944 ईस्वी में जब वो बढ़े थे, जय हिंद का नारा दिए, उसी समय एक इन लोगों को अंदर से प्रेरित करने के लिए सैनिकों को कहा, देखिए इसको ध्यान दीजिए, हमने बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज हमें आजादी के लिए भारत माता का शीश फल चढ़ाने, यानी हमारे जो सर है इसको फल चढ़ाना और पागल पुजारी की आवश्यकता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो भारत की आज़ादी में हम सभी को पागल पुजारी की तरह भारत माता की सेवा में अपने सिर को उनके कदमों में क्या करना है, नौछावर कर देना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसी नारे के साथ आगे बढ़े। फिर इन्होंने कई ब्रिगेड बनाए, याद पूछता है, देखिए क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑप्शन दे देता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन कौन से ब्रिगेड बनाए, इसमें दे देता है पटेल ब्रिगेड। तो याद रखिएगा पटेल ब्रिगेड इन्होंने नहीं बनाया था और आंसर में यही रहता है हमेशा। गांधी ब्रिगेड बनाए, सुभाष ब्रिगेड बनाए, नेहरू ब्रिगेड बनाए, औरतों के लिए झांसी लक्ष्मी ब्रिगेड बनाए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है अचानक कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। किनको? 18 अगस्त 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि ताइवान में, ठीक है। उसके बाद 12 नवंबर 1945 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज दिवस, यानी जो इनके सैनिकों थे वह 12 नवंबर 1945 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया और आगे बढ़े, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये लोग तो अपने देश में पहुंच चुके थे, तो क्या हुआ कि वहाँ ब्रिटिश सैनिकों ने, ब्रिटिश सरकार ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। 5 नवंबर से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में क्या हुआ कि मुकदमा चलाया गया। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि लाल किला में मतलब सैनिक विद्रोह की हाथ से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन में दे देता है आपका बहुत सारा लाल किला, इंडिया गेट, ये सब करके ऑप्शन, लेकिन याद रखिएगा सैनिक विद्रोह लाल किला से, जो कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का ही
क्या था, सैनिक थे। ठीक है, देखिए इन सैनिकों के लिए आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया। ठीक है, और इस समिति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समिति में भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर अस्प्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू ये वकील की पदभार संभाली। कौन, किसके नेतृत्व में, भोला भाई देसाई। देखिए देता है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर जब केस हुआ था तो उस समय वकील कौन थे, तो ये ऑप्शन कोई नहीं देता है, या भोला भाई देसाई देते हैं, तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर ये सब ऑप्शन हो तो वो भी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह और शहनवाज, अभी जब भी IAS का एग्जाम यानी यूपीएससी के एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह और शहनवाज को फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, ये आजाद हिंद फौज के क्या थे, नेता थे, सैनिक थे। और राशिद अली को 7 साल की कारावास हुआ। लेकिन जब इन लोगों ने वकालत की तो सरकार ने इनके प्रतिक्रिया जो थे वो बहुत क्या थे, सैनिक विद्रोह हो चुका था। तो इससे हार कर लॉर्ड बेवेल जो उस समय क्या थे, गवर्नर थे, तो उसी समय गवर्नर को ही ना ताकत मिलता था कि किसी भी सजा को माफ कर देना, जो कि आज हमारे भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो ये विशेषाधिकार के तहत इन लोग की मृत्युदंड की सजा को माफ कर दी। अब चलिए दोस्तों, इन महान व्यक्ति के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है आगे हम देखते हैं। देखिए इनके जो सुभाष चंद्र बोस जी के जो योगदान है, यह भूलने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म की जिस नगर में हुआ था वह था कटक। ठीक है, आप सभी पूरा देखें ताकि आप सभी को जितने क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब पकड़ में आ जाए। उसके बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन से दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, अभी हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 1939 में। चलिए आगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। कितना बार पूछा गया है। और देखिए ये आता है क्वेश्चन कि INS यानी इंडियन नेशनल आर्मी, INA किसका मानसिक पुत्र था, यानी किसके दिमाग की उपस्थित। तो देखिए यहाँ मोहन सिंह है, कैप्टन मोहन सिंह। तो अगर आप 2 मारते हैं, 1-2 मारते हैं तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझाया है कि ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर IB फुजवारा। और यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों UPPCS 2001 में। और यहाँ डिस्क्रिप्शन देखिए क्या दिया है कि 1941 ईस्वी में उत्तर मल्ल, जो कि क्या सिंगापुर का ही एक उस समय उसका नाम था, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट के जापानी सेना से पराजित होने के बाद ये सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदार कहने पर कैप्टन मोहन सिंह भारतीय सैनिक युद्धबंदियों के बजाय जापान मित्र का दर्जा दिया इन लोगों ने। और इन्होंने कहा कि आप कैप्टन मोहन सिंह के नेशनल आर्मी का नेतृत्व संभालिए। कौन कहा था, वस्तुतः मेजर IB फुजवारो और ज्ञानी प्रीतम सिंह, देख लिया आप। और उसके बाद दोस्तों 1942 ईस्वी में मोहन सिंह के नेतृत्व में नेशनल आर्मी का क्या हुआ, गठन हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ जबकि कैप्टन मोहन सिंह उसके प्रथम नेतृत्व प्रदान करने में साहसिक कार्य किए। आगे याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह जो हमारा देता है नॉर्मली एग्जाम में, तो अगर ऑप्शन है तो मार दीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा ये प्रेम कौन थे, प्रीतम सिंह और IB फुजियारो। आगे आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, तो देखिए यहाँ पे हमारा मोहन सिंह, यहाँ पढ़ लीजिए कि यानी ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर फुजियारो का नाम विकल्प में नहीं है, अतः उपशिष्ट उत्तर मोहन सिंह होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में, मार्च 1942 में। चलिए आगे है हमारे दोस्तों कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे, तो ये हमने देखा था कैप्टन मोहन सिंह, जिसको रास बिहारी बोस स्थापना किया था। आजाद हिंद सरकार का निर्माण कब हुआ था, यानी आजाद हिंद सरकार जिसको हम अस्थायी सरकार भी कहते हैं, यह 31 अक्टूबर 1943, ये डेट याद रखना पड़ेगा, 31 अक्टूबर 1943 जो कि सिंगापुर में हुआ था। आगे हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। तो कहाँ आई थी, तत्कालिक मल्ल में, याद रखिएगा तत्कालिक मल्ल में। यहाँ है कि आजाद हिंद फौज 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ, सिंगापुर द्वीप पर हुआ, किंतु यह सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मल्ल का अंग था।
देखिए ऑप्शन में हम लोग तो याद रखें कि सिंगापुर में, लेकिन तत्कालीन मल्ल का ही यह प्रांत था। अब तीनों ऑप्शन दे दिए तो आपको यही याद रखना पड़ेगा, मल्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय क्रांति ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी का सक्रिय सहयोग दिया था? तो किसने दिया था? रास बिहारी बोस ने इनको प्रदान किया था। ठीक है, टोक्यो में। देखिए यहाँ आगे हम चलते हैं कि अगला है हमारा क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो दोस्तों इसका रंगून में था, जहाँ पे हमने देखा था कि इन्होंने रेडियो से महात्मा गांधी को संबोधित किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। उसके बाद अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी INA आंदोलन के साथ भी जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2016 में पूछा गया है। तो शिलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस जी से कौन जुड़े थे? तो शिलभद्र याजी। आगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन का नाम बनाया था। तो हमने पढ़ा था ना कि जब इन्होंने 3000 सैनिक मिले तो इन्होंने स्थापित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन, आप सभी इसको पूरा देखिए दोस्तों, ताकि आप सभी को क्लियर हो चुके। और दोस्तों आप सभी प्लीज वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हमने देख लिया। उसके बाद जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके बाद आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाएगी? देखिए पूछा गया है, तो 12 नवंबर 1945 ईस्वी को। उसके बाद इन लोग को गिरफ्तार करके क्या किया गया था? इन लोग पे केस चलाया गया था लाल किले में। आजाद हिंद फौज किस सैनिकों को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया? तो ये है राशिद अली। देखिए पूछा गया क्वेश्चन, राशिद अली। तो खासकर हमें तो प्रीवियस को तो याद ही रखना पड़ेगा। लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था किसने? तो ये आपका था मोहन सिंह ने, क्योंकि ये तीनों तो थे ही। ठीक है, उसके बाद आगे निम्नलिखित में से 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे के पैरवी में वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो भोला भाई देसाई। देखिए अध्यक्षता पूछ रहा है, ऑप्शन में तो कैलाशनाथ काटजू भी है। ठीक है, उसके बाद और भी होगा, कैलाशनाथ काटजू है, भोला भाई देसाई है, अरुणा आसफ अली है, तेज बहादुर, सभी है, लेकिन ने क्या पूछ रहा है? अध्यक्षता। उसके बाद में प्रसिद्ध INA मुकदमे को वकील कौन थे? तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ भोला भाई देसाई दिया है, वकील में भोला भाई देसाई। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज का अभियोग चलाया गया था तो 1945 में। ठीक है, याद रखिएगा 1945 ईस्वी में घटनाओं को क्रम से सजाना है कि किसका कब हुआ था। तो देखिए बेमेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी को आया था, शिमला 25 जून से 14 जुलाई के बीच हुआ था, और नौसेना 18 से 13 फरवरी 1946 को हुआ था, और आजाद हिंद फौज मुकदमा 9 नवंबर 1945 को हुआ था। इसलिए 1, 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 4 1945 में, क्योंकि 1 तो 1946 में हो रहा है। ठीक है, आगे आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो किसने किया था? तेज बहादुर आसप्रू ने, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली में मुकदमे की पैरवी में किसने भाग नहीं लिया था? तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास। ठीक है, कौन थे? CR दास। आगे ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इलाहाबाद में संबंध कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में निम्नलिखित में से सदस्यों में नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चितता रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम कौन हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, प्लीज़ शेयर करें। आज के वीडियो को तो कम से कम शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी को प्राप्त